थे जो इंडो यूरोपियन की खूब सारी लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत। दुनिया की जितनी पुरानी भाषाएं हैं ना, सबका जन्म इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है। जैसे यूरोप की लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, फिर फ्रेंच, इटालवी, स्पेनिश, पुर्तगीज, ये सारी बनी। हमारी पहले शोर से नहीं बनी, फिर गुज्जर अपभ्रंश हुआ, फिर नागर अपभ्रंश हुआ, फिर धीरे धीरे करके हिंदी हिंदी बनी। तो वो लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन भाषा एक जैसी बोलते थे। सेंट्रल एशिया मतलब जो यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन के दक्षिणी भाग से उनके पास घोड़े थे, भारत की ओर मूव करके सबसे पहले वो कहाँ रुके? सब सिंधु प्रदेश में। सब सिंधु प्रदेश में ही रुकेंगे। राजस्थान वाले रेगिस्तान में कोई क्या करता? आराम से नदियों में पानी पिए, आराम से नदियों के किनारे खेती हो जाती, आराम से रह सकते हैं। बट वो सोसाइटी इतनी सरल सोसाइटी थी, क्योंकि वो सारे के सारे ट्राइब्स के जैसे थे, जनजाति थी। जो इनिशियल सोसाइटी है वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। आज से 200 साल पहले तुम्हारे गांव बसे हैं, तो हर कोई इसी तरीके से आया ना, कहीं से चल के कोई आ गया। कोई रोकता था क्या यहाँ जमीन मत लो? जमीनें खाली पड़ी थी। तो एकदम सरल समाज था। उस सरल समाज के 3 कीवर्ड पकड़ लेना, जैसे हिस्ट्री में करते हैं। फर्स्ट, ट्राइबल सोसाइटी थी, जनजातीय समाज था। दूसरा, ग्रामीण रूरल थे। और थर्ड, पेस्टोरल थे। पेस्टोरल मतलब पशुचारक। और वो घुमक्कड़ लोग थे। तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम एकदम सिंपल होगा, सोशल सिस्टम एकदम सिंपल होगा, इकोनॉमी एकदम सिंपल होगी, और रिलीजन एकदम सरल होगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी। कॉम्प्लिकेसी तो बाद में आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ऋग्वेदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन। पॉलिटिकल लाइफ, देखो, फिक्स कहीं गांव में तो रहते नहीं थे, बार बार जगह बदल रहे थे। जो कबीला होता था, उस कबीले को ये क्या कहते थे? जन कहते थे। तो जो कबीला होता था, कबीला या ट्राइब को क्या कहते थे? ये जन। क्योंकि जन बार बार आया है, 275 टाइम्स आया है ऋग्वेद में। जन कहते थे। और जन का जो मुखिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजन। अब इस राजन की कुछ बातें हैं। एक तो ये राजन इनके लिए क्या करता था? युद्ध में इनका नेतृत्व करता था। ठीक है, लीडरशिप इन दी वार, युद्ध में नेतृत्व। और दूसरा क्या करता था? यज्ञ में भी नेतृत्व करता था। क्योंकि इनके रिलीजन में मेन जो सेक्रीफाइस या यज्ञ मुख्य चीज थी, यज्ञ में नेतृत्व करता था। अब राजा हो गया। अब बात करते हैं कि ये पद आनुवंशिक था या नहीं। आनुवंशिक था? नहीं, आनुवंशिक था, हेरिडिट्रिकल था। क्योंकि राजा होना कोई बहुत फायदे की बात नहीं थी। लेकिन इस पे कंट्रोल किस चीज का था? इस पे कंट्रोल था, 4 कमेटियां होती थी। 4 जो ऐसी संस्थाएं होती थी जो इसको कंट्रोल करती थी: सभा, समिति, विदत और गण। इस पे कंट्रोल कौन करता था? वो हटा सकती थी, अगर ये योग्य नहीं होता तो उनको हटाने का पावर था, उनकी तरफ से चुना जाता था। तो 4 समितियां कौन थी राजा पर नियंत्रण के लिए? सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण, जो कबीले के लोग होते थे, उनसे मिलके ये कमेटियां बनती थी। इनका क्या काम होता था?
राजा का चुनाव करना। तो राजा का चुनाव मेनली ये दो करती थी, सभा और समिति, टू इलेक्ट द किंग। राजा का चुनाव, राजन का चुनाव। अगर मैं पूछूं कि राजा पे नियंत्रण के लिए क्या होता था, तो सभा और समिति, सभा समिति विदत और गण। ठीक है। अब जब देखो, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कब होगी, जब राजा कोई प्रॉपर टैक्स कलेक्शन शुरू कर देगा। अब ये सारे ही गाय चराते थे तो टैक्स किससे क्या कलेक्ट करते? खेती कर रहे थे तो बहुत छोटे लेवल पे कर रहे थे, घुमक्कड़ लोग थे, तो बहुत बड़ी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं थी। इसको बेस इसलिए बनाना है कि आगे जब उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक एज में ये गांव में स्थायी बसने शुरू हो जाएंगे, तो टैक्स कलेक्शन शुरू होगा, तो नौकरशाही भी बड़ी हो जाएगी, सोसाइटी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, रिलीजन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये सबसे इनिशियल फॉर्म है। ठीक है। अब राजा के बाद में कौन लोग होते थे सबसे इंपॉर्टेंट, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही में कौन था? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी या फंक्शनरीज? ब्यूरोक्रेसी या फंक्शनरीज में होता था सबसे पहले तो पुरोहित, पुरोहित या प्रीस्ट। देखो, पूरा का पूरा ऋग्वेद है वो कुछ एक पुरोहितों का ही तो लिखा गया है। दो पुरोहित हैं जिनका नाम आता है वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है ना। तो पुरोहित का क्या काम होता था? राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देना और यज्ञ का संपादन करवाना। पुरोहित हो गया। पुरोहित के बाद अगला सेनानी होता था। सेनानी, हालांकि राजा ने है ना, अब जैसे 200 300 400 लोगों का एक ग्रुप होता था, अब ट्राइब्स थी तो आपस में लड़ते रहते थे, तो राजा और सेनानी और एक बड़े जो चारवाए होते थे उनका प्रधान होता था राजपति। देखो, जब पशु चराएंगे तो जो चारवाओं का या जो ग्रास लैंड का चीफ होगा वो इम्पोर्टेंट पोस्ट होगी ना। बाद में जब खेती करने लगेंगे तो वो पोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो राजपति आ जाता था, सेनानी आ जाता था, राजन साथ में हो लेता था। छोटी छोटी लड़ाकू टुकड़ियां थी, विराट, गण, सर्द, ये सारे मिलके युद्ध लड़ लेते थे। सिंपल सी। तो सेनानी हो गया। सेनानी एक तरीके से सेनापति था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा कोई फिक्स सेना रखता था। युद्ध होता था तो वही जो चारवाए होते थे वही सैनिक बन जाते थे। तीसरा कौन होता था? राजपति। राजपति हो गया चारगाह का प्रधान, चीफ ऑफ पेस्टल ग्राउंड। चारागाह का प्रधान। समझ आ रही है ना बात? आगे चारागाह का प्रधान आप नाम ही नहीं सुनोगे, क्योंकि पशु चराना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं रहेगी। पुरोहित, सेनानी, राजपति और चौथा व्यक्ति ग्रामणी। देखो, ग्रामणी अभी तक गांव का मुखिया नहीं बना है। क्यों नहीं बना है गांव का मुखिया? क्योंकि गांव है ही नहीं, गांव तो थे ही नहीं। जब जहां जी करता था वहीं झोपड़ियां बनाई और रह गए। ठीक है ना। तो ग्रामणी हो गया कबीले का मुखिया, कबीले का मुखिया जो राजन से छोटा होता था। और अन्य लड़ाकू इकाइयां क्या क्या थी? अदर यूनिट्स हु वर इन्वॉल्व इन द बैटल, वो थी व्रात, गण,
सर्द आदि। अब बताओ बात समझ आई क्या? अब 400 लोगों का कोई राजा होगा तो वो कैसा होगा? कैसा तो उसका सेनापति होगा, वही कहीं गायें चराता घूम रहा होगा। कैसे उनके सैनिक होंगे? युद्ध हो गया तो वही लठ जिनसे गाय आंकते थे उनसे युद्ध लड़ लेते थे। मतलब ये परेशान या पजल, बड़ी सिंपल सी बात है, जनजातियां सरल होती। अच्छा अब आपसे एक बात पूछूं मैं, युद्ध किस चीज के लिए लड़ते होंगे? गायों के लिए लड़ लेते थे। कोई किसी की गाय ले जाता था तो लड़ लेते थे। कोई साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे क्या? बहुत सरल सी सोसाइटी थी। बहुत कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं, सारी चीजें बहुत सरल है। और ये जो व्रात गण सर्द है, ये हो सकता है परिवार की छोटी छोटी इकाइयां हो, अपने को एग्जैक्ट पता नहीं कि ये चीज क्या थी। राजा का चुनाव कौन करती थी? सभा और समिति मिलके करती थी। दो इकाइयां विद्युत और गण भी थी, उनके बारे में बहुत पता नहीं चल पाता। ठीक है। महिलाओं को कौन सी में भाग लेने का अधिकार था? सभा और विद्युत में। सभी में नहीं था। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, एक तो सभा में और एक विद्युत में। ठीक है, ये लिखवा दो। बहुत सरल सी पॉलिटिकल सिस्टम समझ गए ना? अब इसी बेस पे आगे चेंज होगा। चेंज क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक एज में, जब वो स्थायी रूप से गांव में रहने लग जाएंगे, जब वो टैक्स कलेक्शन शुरू कर देंगे, तो सोसाइटी में तो चौथा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, सोसाइटी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जो ये ब्यूरोक्रेसी है ये बड़ी हो जाएगी। एक व्यक्ति भागदूत और दूसरा संग्रहीता टैक्स कलेक्शन के लिए आ जाएंगे। एक टैक्स का अकाउंट। अभी तो भागदूत किसका हिसाब रखता? गायों का तो सब अपना रखते थे। ठीक है, तो ये हो गई पॉलिटिकल लाइफ, याद रह जाएगी ना? देखो इसके अलावा एक दो छोटे मोटे कर्मचारी और थे, जैसे राजा का जो रथ चलाता था ना, रथकार, उसको भी इम्पोर्टेंट मानते थे। ठीक है, घोड़े तो थे ही इनके पास, तो एक और लिखना चाहो तो रथकार को भी लिख सकते हो। चैरियट मैन। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ। देखो सामाजिक जीवन में क्या आ जाएगा? एक तो जो जनजातीय समाज होते हैं वो बहुत सरल सोसाइटी होती है, उनमें ज़्यादा रूल या ऐसा कुछ होता नहीं। आज भी जो ट्राइब्स हैं उनको देखना, वो बड़े बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, सरल तरीके से जीते हैं। तो सामाजिक जीवन सरल था। सरल का मतलब, अब आगे आप देखोगे उत्तर वैदिक काल के बाद एक तो समाज क्लियरली चार वर्ण में विभाजित हो जाएगा। इंडियन सिस्टम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को वर्ण का है, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो नहीं था। चौथा वर्ण क्यों नहीं आया था? चौथा वर्ण था ऊपर वाले तीनों वर्गों की सेवा करना। तो शुरू में ये चीज नहीं आई, शुरू में तो सारे लोग एक जैसे थे। तो समाज था वो बहुत सरल था। तो सरल या सिंपल सोसाइटी थी। सिंपल सोसाइटी में समाज में केवल तीन वर्ण थे। तीन, इनके लिए वर्ण ही आएगा। ठीक है ना? वर्ण का वैसे हिंदी में शाब्दिक अर्थ रंग होता है। ठीक, कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, और ये हो गया वैश्य। जिन लोगों का काम व्यापार करना और पशुपालन करना होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तीन ही वर्ग थे समाज में। चौथा वर्ग पहली बार कहाँ दिखाई देता है?
ऋग्वेद के 10वां जो पार्ट है उसके पुरुष सूक्त में, पर ऋग्वेदिक उसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, पार्ट तो वो ऋग्वेद का ही है, लेकिन वो ऋग्वेदिक एज की वो घटना नहीं है। तो सबसे पहले आपको चौथा वर्ण कहाँ दिखता है? सबसे पहले चौथा वर्ण शूद्र ऋग्वेद के 10म मंडल के पुरुष सूक्त में दृष्टिगोचर होता है। क्या लिखा गया है पुरुष सूक्त में? पुरुष सूक्त में ये लिखा गया है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्य करत पुरुवेश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। मतलब जो विराट पुरुष है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का आविर्भाव हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का, थाई या जंगा जिसको बोलते हैं उससे वेश्य का, और पैरों से शूद्रों का। देखो ये कॉम्प्लिकेशन दुनिया की शुरुआत वाली हर एक सोसाइटी में आया है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन किस लिए आया है? जब जब उत्पादन या प्रोडक्शन के साधन बढ़ जाएंगे उन पर कब्जा करने के लिए, तो बड़ी आसानी से एक वर्ग ऐसा हो जाएगा जो जो सिर्फ कुछ भी किए बिना उसको सारे विशेषाधिकार मिल जाए, और एक वर्ग ऐसा हो जाएगा जिसपे बहुत सारे बाउंडेशन या बहुत सारी निर्योग्यताएं, बहुत सारी डिसेबिलिटी उस पर लाद दी गई, तो जन्म से ही शुद्ध है। तो लेकिन अभी तक सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं हुई थी? सारे ही गाय चरा रहे थे, कॉम्प्लिकेशन करके ले क्या लेते? समझ गए ना? जैसे ही खेती शुरू होगी सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। यहां वो कॉम्प्लिकेशन नहीं था। समझ गए? 10म मंडल में और क्या क्या है इसके अलावा? नदी सूक्त और नासदीय सूक्त भी है, अलग से लिख लेना, इससे कोई लेना देना नहीं है। 10म मंडल में एक तो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्ण का जिक्र है, और फिर नदी सूक्त भी है और नासदीय सूक्त भी है, ये याद रख लेना है ना। नासदीय सूक्त में जगत की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया, पूछ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समाज की बात होगी। समाज के बाद अपन किस में आएंगे? परिवार पे आएंगे। परिवार कैसा था? तो बार बार जन के बाद जिस शब्द का जिससे ज्यादा ये यूज लेते थे वो शब्द क्या था? विष। और विष का मतलब क्या है? जन से छोटी इकाई थी विष। विष का मतलब है परिवार। विष से तात्पर्य है परिवार। मतलब एक परिवार में कई सारी पीढ़ियां एक साथ रहती थी। ठीक है। फिर परिवार के मुखिया को क्या कह देते थे? कुलपा कह देते थे। कुल का जो प्रमुख है कुलपा कह देंगे, विस्पति भी कह देंगे। विस्पति या कुलपा, कुल का प्रधान है तो उसको कुलपा कह देंगे। इसमें कई सारी पीढ़ियां एक साथ रहती थी। एक साथ रहती थी कई सारी पीढ़ियां, इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने है ना सभी के लिए, जिसको कजिन आप कहते हो ना, सभी के लिए नप्त्र शब्द का प्रयोग किया है। अब सबको एक साथ इसलिए कह दिया क्योंकि वो रहते ही एक साथ थे। तो एक परिवार में दादा भी रहेगा, नाना भी रह जाएगा, मामा भी वहीं रह जाएगा, मामा के बेटे भी रह जाएंगे, मौसी के भी, बुआ के भी, तो उन सबको नप्त्र कहा है। ठीक है। इसका मतलब वो एक साथ रह रहे थे। अब सोसाइटी की जहाँ बात होती है ना, तो पहले तो सोसाइटी के क्या क्या क्लासिफिकेशन थे वहाँ शुरू करते हैं, फिर परिवार कैसा था वहाँ शुरू करते हैं।
अब परिवार पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था? सोच के बताओ क्यों था? हर चीज को है ना रटने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लगातार युद्ध हो रहे हो, वहां कैसी होगी सोसाइटी? लगातार युद्ध होंगे, वहां कैसी होगी? बिल्कुल पितृसत्तात्मक होगी, सोचने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी में तो कमीशन अब दिए है, वो भी बड़ी मुश्किल से। कब देश को आजाद हुए? 2023 चल रहा है, लास्ट ईयर कमीशन दिया था, दिया है ना अभी ऑफिसर रैंक पे। अभी भी बैटल फील्ड में कितनी लेडीज तैनात है? मैं ये नहीं कहता भाई, सारी बातें फेमिनिस्ट में है, महिला सशक्तिकरण की भी बातें करते हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन जहां युद्ध वाली सोसाइटी होगी वहां समाज पैट्रियार्कल या पितृसत्तात्मक होगा। समझ गए? समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। रटने की जरूरत नहीं है ना हर चीज को, कॉमन सेंस कुछ तो यूज करो। अब जो जब जब पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी तो लोग यज्ञ में क्या मांगते थे? या तो गाय मांगते थे, क्योंकि और तो उनको पता ही नहीं था कुछ, उनका धन की फॉर्म गाय ही थी। गाय मांगते थे या पुत्र मांगते थे। आज भी पुत्र मांगते हैं, तो 4,500 साल पहले तो 3,500 साल पहले तो ये कॉमन सी बात थी कि पुत्र ही मांगे। ठीक है, लेकिन अब सोसाइटी पितृसत्तात्मक थी, महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। ठीक है, यहां से डिक्लाइन होती जाएगी लगातार महिलाओं की दशा। महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाओं की दशा। द स्टेट ऑफ वुमन वाज कंपेरेटिवली गुड इन दी सोसाइटी। महिलाओं की दशा अच्छी। महिलाओं की दशा अच्छी होने के क्या क्या पैमाने होते हैं? हम्म, क्या क्या पैमाने हो सकते हैं? महिलाओं की दशा कब अच्छी मानोगे? जब एक तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, राजनीतिक गतिविधियों में, तो सभा और विदत में वो भाग लेती थी और उनका काम यही था राजा का चुनना। दूसरा, उनकी चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता था। ऋग्वेदिक एज में लगभग बच्चियों की शादी की उम्र थी 16-17 साल, वो कम तो हिंदू समाज में बाद में करी। और पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको कोई छुपाए नहीं। पर्दा प्रथा तो बहुत लेट आई है, जब भारत पे विदेशी आक्रमण हुए, मेनली अरबों के आक्रमण हुए, अरबों के, तुर्कों के, मुगलों के, उस टाइम से पर्दा प्रथा नहीं थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक उसको विडो री मैरिज की परमिशन हो। विडो री मैरिज क्या होती है? विधवा विवाह। और एक होता है नियोग प्रथा, जिसको लेविरेट कहते हैं। नियोग का मतलब पति की मृत्यु होने के बाद उसको देवर के साथ, जैसे गांव में आप कुछ समय पहले तक कर देते थे, अभी भी कर देते हैं ना। तो नहीं तो उसको ये कहे तू विधवा हो गई, तू बाल मुंडवा ले, सफेद साड़ी पहन, सादा जीवन जी, तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो महिलाओं की दशा, स्टेट ऑफ वुमन इन द सोसाइटी वाज कंपेरेटिवली गुड। ठीक है, महिलाओं की दशा अच्छी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सारी चीजें आ जाएंगी। एक तो उनको शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन। दूसरा, राजनीतिक गतिविधियों में भी सभा और विदत में भाग लेती थी। दूसरा, पर्दा नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जोर आया, 1856 में विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ, लेकिन 3,500 साल पहले ये चीज ऑलरेडी थी। क्यों थी? क्योंकि सोसाइटी तब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई। एक चीज और मेरी ध्यान रखना,
जो ट्राइबल सोसाइटी होती है ना, हमेशा कभी भी देख लेना, ट्राइबल सोसाइटी में महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी होती है। राजस्थान के जो शहरिया हैं वो कैसे शादी करते हैं? शहरिया कहाँ है राजस्थान में? हाड़ौती, जो जिसको 12 कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, मेनली 12 में, शाहबाज और किशनगंज तहसील में आज भी शादी वो ऐसे करते हैं, मेले में लड़के और लड़की चले जाते हैं, वहीं से भाग जाते हैं, क्योंकि वो ट्राइब्स हैं, वहाँ ये कॉम्प्लिकेसी होती नहीं। और ट्राइबल जहाँ, ट्राइब्स जहाँ होती है, या जो सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ महिलाओं को हमेशा ज़्यादा आज़ादी है। क्योंकि ट्राइब्स कैसे जीवन यापन करते हैं? जंगल से या तो कुछ इकट्ठा कर लाएंगे, गोंद बेच लेंगे, फल बेच लेंगे, लकड़ी बेच लेंगे, वो काम तो महिला पुरुष दोनों ही कर लेते हैं। लेकिन जहाँ एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी होगी, खेती वाली, वहाँ महिलाओं को आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि कृषक अर्थव्यवस्था में महिलाएं घर संभालती है, पुरुष खेत में काम करता है, तो प्रोडक्शन के साधन उसके पास होंगे, आड़ती के पास तो वही जाएगा, महिलाओं को कौन जाने देता है? जाती हैं क्या महिलाएं? तो इसलिए, ठीक है, तो वुमेन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन जनरल बता रहा हूँ, मतलब जो कोई महिला, आज़ादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो इकोनॉमिकली लिबरल होनी चाहिए महिला, इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंड नहीं रहो। ये तो इंडियन सोसाइटी ऐसी है, जब वो छोटी होती है तो वो अपने पिताजी के कंट्रोल में होती है, शादी हो जाती है तो हस्बैंड के कंट्रोल में, और बुजुर्ग होने के बाद वो बेटों के कंट्रोल में, ठीक है ना। हालांकि इसकी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी, बट महिलाओं को आज़ादी कब तक नहीं मिल सकती? जबकि वो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो जाए तब तक। बट जनजातीय सोसाइटियां हैं वो इस मामले में खुली हैं, ऐसे याद रख लेना। आगे महिलाओं की दशा खराब होती जाएगी, क्योंकि वो खेती वाले, आगे धीरे धीरे खेती का काम बढ़ता जाएगा। समझ गए? विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, और नियोग प्रथा, उसको स्पेशली नियोग कहते हैं, पति की मृत्यु होने पर देवर के साथ विवाह करना, नियोग प्रथा, लेविरेट कहते हैं इसको, लेविरेट कहते हैं ना, नियोग प्रथा मीन्स लेविरेट, बाल विवाह नहीं था, तो याद होने लग गए तुम लोगों को, बाल विवाह नहीं था। जनरली ऋग्वेद के हिसाब से 16-17 साल की उम्र में शादी होती थी, कंपेरेटिवली बाल विवाह नहीं मान सकते। अब कानून के हिसाब से बालक की परिभाषा क्या है? जो 18 साल से छोटे हैं वो सारे बालक। समझ गए? चाइल्ड का मतलब क्या है लीगली, लॉ के हिसाब से, जो 18 साल से छोटा। ठीक है, हो गया सोसाइटी का। एक चीज और आती है, दो शब्द बार बार आते हैं ऋग्वेद में, एक दास और एक दस्यु। दास व दस्यु, देखो, जब ठीक तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये लगता है कि ये दो अलग अलग लोग हैं। दस्युओं के लिए ये समझा जाता है, आर्य तो बाहर से माइग्रेट करके आए थे, तो यहाँ के कोई ना कोई मूल निवासी तो होंगे ना, होंगे ना। आप लोग गौर करते हो तो उत्तर भारतीयों के नैन नक्श, रंग, कलर कॉम्प्लेक्शन, और साउथ इंडियन के फर्क है ना। एक थ्योरी ये कहती है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो रंग में काले थे, ठीक है, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था। आर्य गौरवर्ण के थे, लंबी नाक थी, मूल निवासियों की चपटी नाक थी, ठीक है, उनको उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ धकेल दिया। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो नॉर्थ इंडियन है, जीन के अध्ययन से पता चल जाता है, नॉर्थ इंडियन का, आप अपना सभी का मतलब ब्लड ग्रुप भी ऑलमोस्ट एक दो ही है, ठीक है, तो बहुत सारी बायोलॉजिकल चीजें होती है जिनसे पता लग जाता है। तो दस्यु वो लोग थे जो यहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, दस्यु भारत के मूल निवासी, ये एक हैबिटेट्स ऑफ, ओल्ड हैबिटेट्स ऑफ
इंडिया या नेटिव हैबिटेट्स ऑफ इंडिया, जो पुराने लोग रह रहे थे। दूसरी समस्या आती है फिर दास कौन है। दास में ये लगता है कि इनके बीच में से ही कोई था संभवतः। क्यों? क्योंकि जैसे भरतवंश का एक राजा था सुदास, जिसने किसको हराया? कंबर को हराया। ठीक है, तो सुदास कुछ ऐसे राजा थे जिनके, अब भरतवंश तो बहुत बड़ा वंश था जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, तो दास ये लगता है इनके बीच में से ही कोई था। दास संभवतः आर्यों की ही शाखा थे। अब इनका तो ठीक है, अब आपस में इनके युद्ध किससे होते थे? एक तो आपस में मैं कह रहा था जो ट्राइबल सोसाइटी थी, आपस में लड़ाई करते रहते थे। ठीक है, लड़ते थे ना, तो एक तो आपस में भी लड़ लेते थे। जैसे पुरुषनी, रावी का पुराना नाम है, पुरुषनी नदी के किनारे दासराज युद्ध हुआ। दासराज युद्ध में कौन था? दिवोदास था भरत वंश का। उसने किसको हराया? 5 तो आर्य जन थे, 5 अनार्य जन थे। तो उसके खिलाफ आर्य भी लड़ रहे थे और ये दास या दस्यु भी लड़ रहे थे। उन्होंने 10 राजाओं को हराया, तो युद्ध वहां बड़ी कॉमन सी बात थी। तो दास तो उनके बीच का ही कोई ना कोई कबीला था, और जो दस्यु थे वो भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, तो निरंतर युद्धरतता की स्थिति थी। युद्धरतता का मतलब समझते हो? वार अमंग डिफरेंट ट्राइब्स वर वेरी कॉमन इन दैट एरा। उनको कौन सी यूपीएससी की तैयारी करनी होती थी या मुकदमे हो रहे थे, जो मन किया तो लड़ लिए। निरंतर युद्धरतता की स्थिति थी। इसी युद्धरतता में अगर बात करें तो आएगा दासराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं का युद्ध है, दासराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसका जिक्र कहाँ है? ऋग्वेद में। तो एक तरफ तो कौन सा था? भरतवंश का दिवोदास, भरत वंश का दिवोदास। अब ये लगता है ना, अब ये नाम सुदास, दिवोदास, ये देख के ही लगता है कि दास इनके बीच के ही कोई लोग थे। तभी तो भरत तो आर्य क्लैन थी। किसके विरुद्ध हुआ? 5 तो आर्य कबीले थे और 5 कौन थे? 5 अनार्य। तो इसको ये कह सकते हैं इन्होंने ही डिफीटेड फेडरेशन ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के संघ को हराया 5 अनार्य कबीले। अब जीतने वालों में जीत किसकी हुई? भरतवंश के दिवोदास। और हारने वालों में कौन कौन थे? कभी कभी पूछ लेते हैं। हारने वालों में थे ये 5 आर्य, 5 अनार्य में अनु, यदु, द्रुहु, तुरुवस, अनल, पख्तिन आदि। ये अलग अलग कबीलों के नाम हैं। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? रावी नदी के किनारे। जैसे रावी को उस समय पुरुषणी कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे। ये वैदिक नदियों के नाम है। ये हुआ था रावी नदी के किनारे, रावी या परुषणी नदी के किनारे, नदी के
तो दास और दस्युओं का समझ आ गया ना क्या है, समझ आ गया ना दास और दस्युओं का। अब दस्यु क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार दस्यु हत्या का जिक्र करते हैं और दस्युओं को उनकी संपत्ति का चोर बताते हैं। संपत्ति के चोर के रूप में क्या, दस्यु इनकी गायें चुरा ले जाते थे, तो बार बार ये दस्यु हत्या लिखते हैं ऋग्वेद में कि इनकी हत्या करो, इनके साथ क्रूर व्यवहार करो। ठीक है, बार बार दस्यु हत्या का जिक्र आया है ऋग्वेद में, स्लॉटर ऑफ दी दस्युज, दस्यु हत्या की, दस्यु हत्या शब्द बार बार आए हैं। लेकिन दास हत्या ये कहते नहीं, दास हत्या नहीं, स्लॉटर ऑफ द दस्युज। ठीक है, सोसाइटी हो गई। इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, रिलीजन वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एक ट्राइबल सोसाइटी की इकोनॉमी कैसी होगी, हर चीज जुड़ी हुई है, रटने की जरूरत नहीं। तो जनजातीय जो समाज होगा, जनजातीय समाज की, जनजातीय समाज होगा, ट्राइबल सोसाइटी की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सरल होगी। तो ये क्या करते थे, पशु चारण करते थे, पशु चारक थे, पशु चारक। देखो, जो व्यक्ति पशु पालन और पशु चारण, ये बेसिकली इन दो शब्दों में फर्क होता है। अभी हम लोग पशुपालक है क्योंकि अपने को ये भी पता है मेटिंग कब करवानी है, क्या खिलाना है, दूध कब ज़्यादा देगा कब कम देगा। लेकिन ये सारी समझ जिसमें नहीं हो, जो सिर्फ मांस के लिए पशुओं को पाल रहा हो, वो पशु चारक हो गया। तो ये पेस्टोरल सोसाइटी थी। ठीक है, पशु चारक यानी कि पेस्टोरल्स। और पशुओं में भी परिचित तो थे कई सारे पशुओं से, घोड़े से भी परिचित थे, गाय से भी थे, बैल का भी ये कहते हैं, भेड़ बकरी का भी जिक्र आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी, गाय थी। अब गाय इंपॉर्टेंट थी, इसका कैसे पता, क्योंकि इनकी जो शब्दावली है ना, एक शब्द आपने सुना है, जैसे डस्क वाला टाइम होता है, जो शाम वाला टाइम, उसको गोधूली वेला कहते हैं क्या। उसका मतलब क्या हुआ, गायें जब चर के वापस लौटती थी तो गांव में धूल हो जाती थी, उसको गोधूली वेला। कोई चीज को खोजना हो तो उसको क्या कहते हैं, गवेषणा। गवेषणा का मतलब समझते हो ना, कोई चीज को आप खोजने के लिए जाओगे उसको गवेषणा कह देंगे। कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, प्राप्त करने योग्य, टू बी अचीव, उसको क्या कहेंगे, गव्य या गव्य। तो गाय पर इतनी सारी इनकी शब्दावली या वोकेबलरी बनी हुई, इसका मतलब क्या है, गाय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, युद्ध को भी क्या कह देते थे, गविष्ठी। ठीक है, तो गाय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पशु चारक थे लेकिन खेती भी करते थे, खेती से भी परिचित। लेकिन खेती अभी तक मुख्य धंधा नहीं था। दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इनको सीविंग भी आती थी, हार्वेस्टिंग भी आती थी और थ्रेसरिंग भी आती थी, कटाई और वो जो होती है ना सारा, वो सारा काम आता था। लेकिन खेती मुख्य धंधा नहीं था क्योंकि स्थायी बस्तियों में तो रहते नहीं थे, बार बार जगह चेंज हो रही थी। लेकिन कृषि मुख्य धंधा नहीं था, पशुचारण जो है वो मुख्य धंधा था, पशुचारण मुख्य धंधा। और खेती जो है वो गौण थी। छोटे स्तर पर व्यापार भी होता था। लेकिन मुद्रा नहीं मिली। हम्म
मुद्रा नहीं, किसी प्रकार की मुद्रा नहीं मिली। मुद्रा या कॉइन्स नहीं मिली। मुद्रा तो आएंगी 600 ईस्वी पूर्व में, 600 BC में। आत या पंचमार्क उनको आने में अभी बहुत टाइम है, वो भी तब आएंगी जब पोस्ट वैदिक एज खत्म होने को होगी।